Dear students, welcome to the lecture of first year physics chapter number 3। क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके थे और अब मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे फॉर सम रीज़न, बट आई डिसाइडेड दैट कि अब दोबारा से, क्योंकि एकदम से हम ऑनलाइन मोड पर आए हैं तो चैप्टर 1 में कुछ थ्योरी है तो वो आप लोग कंफ्यूज करेंगे। तो अभी हम चैप्टर 3 करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे इसमें मोशन एंड फोर्स, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और मोशन के हवाले से कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसा कि सबसे पहले आपके चैप्टर में दी गई है डिस्प्लेसमेंट। आपने इन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्कूल फ़िज़िक्स में भी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, यहाँ पर आप जस्ट गो थ्रू करेंगे और डेफिनेशंस करेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी डेफिनेशंस करेंगे ताकि आगे हम कोई टॉपिक करते हैं तो वो उसमें अगर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो हमें एटलीस्ट इनके फार्मूलाज और डेफिनेशंस और यूनिट्स पता होने चाहिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे कि आप स्कूल फिज़िक्स में भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं और ये ए और बी पॉइंट है और आप कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेते हैं ए और बी। अच्छा, अब हमने क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज किया है, हम पहले पॉइंट ए पे थे, उसके बाद हम पॉइंट बी के ऊपर आए हैं। पहले मैं इनके पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू रीजन। दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2। ओके, अब ये द डिस्प्लेसमेंट को आप डिफ़ाइन करेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप ए से बी तक जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, आप इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह भी, ये शॉर्टकट है, एक शॉर्टेस्ट रास्ता, इस तरह भी जा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वो वाला रास्ता होगा जो शॉर्टेस्ट है। डिस्प्लेसमेंट दस ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक जाने में जितना चेंज उसने कवर किया है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली R2 माइनस R1 के ये बराबर हो गया, क्योंकि ये एक डायरेक्शन के साथ है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहीं से वेलोसिटी की डेफिनेशन मालूम करना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, अगर हम इसी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज करते हैं, टाइम के साथ हमारा ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होगा, उसकी पोजीशन के साथ साथ, अगर डिस्प्ले पोजीशन के चेंज होने के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं कि कैसे पोजीशन चेंज हो रही है, तो समझें कि हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू, बल्कि वी हमारे पास, हम वी एवरेज लेंगे, वी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सिमिलरली यू कैन राइट इट एज इंस्टेंटेनियस या लम्हाती वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर आपके पास ये कब लेते हैं, जब बहुत स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है, इतना स्मॉलेस्ट इंटरवल के टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, तो तब आप लेते हैं डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट द लिमिटिंग वैल्यू फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अच्छा, तीसरी टर्म है एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन जैसा कि हम पहले भी जानते हैं क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को आप टाइम के साथ चेंज करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन एंड इट मे बी रिटन एज, अगर दो वेलोसिटीज़ हैं, ज़ाहिर है कि चेंज आया तो एक नई वेलोसिटी क्रिएट होगी जो कि v2 होगा। v2 ये होगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यह आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर। अच्छा, उसके बाद अगर आपका टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, जिसके लिए आप वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, वो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला आर कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी।
तो ये आपके प्रॉब्लम पे या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम किस तरह से तब्दील हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हम एवरेज वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। ओके देन इसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें कि आप कुछ ऐसी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जिनमें ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल होती हैं। मैं इसको रेज़ नहीं करती, यहीं पे लिखती हूँ। हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्कूल फिज़िक्स में भी आप इन इक्वेशन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इनमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी, ये एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इन इक्वेशंस के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। जिसमें वी एफ आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जब आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन है साथ और जिस टाइम के लिए उसकी मोशन हुई है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ प्लस वी आई बाई टू और ये टी। आप इसको एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी भी आप पढ़ते होंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं लिखती जा रही हूँ। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना हो आपको, एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटोनियन फिज़िक्स में ये इक्वेशंस बड़ी मशहूर हैं, इनको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशंस भी कहते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें हमें एक्सीलरेशन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मालूम करनी होगी। हम इन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैं वाज़ेह है, मैं आप लोगों को दोबारा से इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो वो मेरे पास सिलेबस आउटलाइंस मौजूद हैं, ये देखें मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ था, और अब मैं इसी के मुताबिक आप लोगों को किताब में से कुछ चीज़ें करवा रही हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस प्रोग्राम के मुताबिक है वो तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन मोमेंटम हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो मोमेंटम एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है कि अगर आपकी बॉडी कोई मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर आपने जानना हो कि वो कितनी क्वांटिटी मोशन की वो उसके अंदर मौजूद है या वो कर रही है, तो आप मोमेंटम फाइंड करते हैं उस बॉडी का। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। और ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, डेफिनेशंस आप लोगों ने लाजमी करनी है। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो द क्वालिटी ऑफ द मूविंग बॉडी वॉज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बाय न्यूटन। दिस टर्म इज़ नाउ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम के बारे में पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर, और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये तो हो गई है। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है। अगर आपने उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? p इज़ इक्वल टू m और v। देखिए, मास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई हम कहेंगे मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम मोमेंटम पढ़ रहे हैं। इसके यूनिट्स देख लीजिए, मास के किलोग्राम होते हैं, वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड। तो अब अगर तो इसके यूनिट्स होंगे किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स। इसके बाद आ जाइए कि कैसे हम मोमेंटम के साथ फोर्स का कोई रिलेशन है तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। हम एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वो वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद उसकी मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है हर लम्हे, तकरीबन वेलोसिटी तो बदलती है, तो ये वेलोसिटी आपकी कुछ देर के बाद, कुछ टाइम स्पेंड हुआ और वेलोसिटी आपकी वी एफ हो गई। अब अगर आपने इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो अभी मैंने लास्ट में बताया कि वो एक्सीलरेशन होगा वी एफ माइनस वी आई बाई टी बाई यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। और उसके बाद अगर आप हमें ये
तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से बात पता है। और दूसरा हम जानते हैं बाय न्यूटन का दूसरा लॉ था कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, या F इज़ इक्वल टू m में। यहाँ से भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी F/m। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी एक्सेलरेशन के बराबर है, ये भी एक्सेलरेशन के बराबर है, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस वी कैन गेट, हमें मिलेगा F/m इक्वल्स टू VF माइनस VI ओवर T। ओके, अब यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हैं, F क्रॉस T इज इक्वल टू m। इससे मल्टीप्लाई जब होगा VF और VI से, तो ये हो जाएगा MVF माइनस MVI। और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर देखिए हमने मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी हुई है MV। तो MVF क्या शो करेगा? फाइनल मोमेंटम PF, और MVI क्या शो करेगा? इनिशियल मोमेंटम PI। और ये क्या बनेगा? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P। तो इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स हमारे पास, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर मोमेंटम चेंज करेगी। ये इसको आप कहेंगे न्यूटन का ये सेकंड लॉ भी है, क्योंकि हमने सेकंड लॉ से इसको निकाला है, डिड्यूस किया है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने इसको फाइंड किया है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हमें, अच्छा एक और इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, इसी इक्वेशन से मैं देख लूँ ये सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये आ गया आपके पास, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू MVF वगैरह तो आप रहने दीजिए, आप सिर्फ हम डेल्टा P ओवर डेल्टा T लिखते हैं। तो यहाँ से हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, या इसका कोई रिलेशन है अप्लाइड फोर्स के साथ। जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम बॉडी का चेंज होता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, वो है इम्पल्स। तो अच्छा, अगर फोर्स, अभी आपने देखा कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दूसरी तरफ उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। तो अब फोर्सेस तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। देखिए, आप बॉल को हिट करते हैं, वो आप फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ऐसी ही कोई फोर्स जिस पे आप बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, क्रिकेटर है, क्रिकेट के बैट के साथ वो आप देखें कि कितना कोई बहुत छोटा इंस्टेंट होगा टाइम का कि वो बैट और बॉल एक दूसरे से टच होंगे, वो बॉल को क्रिकेटर हिट करता है और बॉल जो है वो ग्राउंड के पार जाती है। तो अगर इस तरह की और एग्जांपल्स भी आप सोच के मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी फोर्स बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए या सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो उस टाइम अप्लाइड फोर्स एक तो कांस्टेंट नहीं होती, और दूसरा ये क्वांटिटी अगर आपने उस वक्त फोर्स जो आपने अप्लाई की और टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट जिसके लिए आपने अप्लाई की, तो इनका प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाएगा। इम्पल्स जैसा कि लम्हाती आप इसको कह सकते हैं कि कुछ लम्हे के लिए आपका प्रोग्राम या एक्शन और इंटरेक्शन हुआ है। तो आप ऐसी फोर्स जो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करती है, आप उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, और ये मोमेंट इम्पल्स कहलाता है। F क्रॉस T से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, अभी पीछे मैंने जो इरेज किया है आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, MVF माइनस MVI के बराबर है F क्रॉस T। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये मोमेंटम है PF माइनस PI डेल्टा P, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी। और उसके साथ ही एग्जांपल 3.2 है, ए 1500 एग्जांपल 3.2, ए 1500 किलोग्राम कार आपको मैथ के साथ दी गई है। मैथ ऑफ द कार 1500 किलोग्राम, साथ साथ मैं डाटा लिख लेती हूँ। हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर, कार 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी,
और कुछ टाइम कितना गुजरा है, 3 सेकंड। 3 सेकंड के गुजरने के बाद फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है, कम होके रिड्यूस होके वो 15 मीटर पर सेकंड रह गई है। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एफ या एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपके पास क्या आएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा है इम्पल्स का, देखिए कि ये सारा डाटा हमारा इस फार्मूले के ऊपर पूरा उतरता है। और दूसरा, क्योंकि हमने रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है, हम उसको इस फार्मूले में टाइम की वैल्यू, एम एस, फोर्स, वेलोसिटी, सारा कुछ इसमें लगाएंगे। तो हमारे पास इस इक्वेशन को, मैं इक्वेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है 3.12, यही नाम देती हूँ। बाय यूजिंग इक्वेशन 3.12 वी कैन राइट एफ क्रॉस टी। तो मैं अब लिखने लगी हूँ इसको डायरेक्ट ही। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, और एफ हम अननोन है, हमें नहीं पता। टी की वैल्यू हम देख लेते हैं 3 सेकंड, और मैथ हमें दिया गया है 1500 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय वी एफ है 15 मीटर पर सेकंड, और माइनस आएगा इनिशियल क्वांटिटीज़ में, फिर मैथ आपके पास है 1500 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल है 20, यहाँ पे आप लिखेंगे। और इसके बाद अब आप देखें, पहले आप इनको प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई आंसर आएगा, उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, फोर्स की डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं -2500 न्यूटन, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स के यूनिट्स न्यूटन है। या आप इसको मज़ीद लिख सकते हैं -2.5 किलो न्यूटन, अगर आप 2500 को किलो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखेंगे आपकी फोर्स नेगेटिव आई है, वो इस वजह से कि ये फोर्स रिटार्डिंग है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपने रिटार्डिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जिसने वेलोसिटी कम कर दी थी ना, रिटार्डेशन दे दी थी, नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, कि आपकी मोशन को देखें, वेलोसिटी 20 से 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, या एक्सीलरेशन इसमें नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो फोर्स मस्ट बी नेगेटिव। तो इसके बाद आज हमारा, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है आज का हमारा लेक्चर।